अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको लीगल इश्यूज से भी बचने में हेल्प करेगा इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में हम ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ी सी बेसिक डिस्कशन करेंगे कि बेसिकली ब्लड प्रेशर क्या होता है, और इसकी कॉमन डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकली हम इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं डिफरेंट स्टेजेस में और डिफरेंट अलार्मिंग सिचुएशंस में। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बताना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर का जो फार्मूला हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था वो ये था कि ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ऑफ द वेसल्स, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की या तो ये वजह हो सकती है कि कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस किसी पेशेंट की जो है वो ज़्यादा हो चुकी हो। ज़्यादा होने से मुराद ये है कि या तो उसको ज़्यादा वॉल्यूम फेस करना पड़ रहा है वेसल्स को, या फिर वेसल्स की जो कंप्लायंस है वो डिस्टर्ब हो चुकी है विद एज, राइट। एज़ यू नो कि एज के साथ साथ जो वेसल की इलास्टिसिटी है, जो कंप्लायंस है, वो रिड्यूस होती रहती है विद एज, राइट। इसलिए हम जब इसके रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें एज भी एक रिस्क फैक्टर है। तो इस फार्मूले को आप जहन नशीन कर लें, ये आपको स्पेशली ट्रीटमेंट में जो है वो ज़्यादा काम आएगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर। तो उसकी रीडिंग है 120/80, राइट। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो रेंज है वो 120 से लेकर 139 तक है, और डायस्टोलिक की 80 से लेकर 89 तक है, राइट। अगर इस रेंज के अंदर ब्लड प्रेशर है पेशेंट का और उसको कोई कोमॉर्बिड्स नहीं है लाइक डायबिटीज़, तो हम कह सकते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। दूसरे लफ्ज़ों में उसको यहाँ पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ ही गुजारा हो सकता है, राइट। बल्कि हमने इनकरेज करना है कि पेशेंट जो है वो इस स्टेज पर मेडिसिन ना ले और सिर्फ अपना लाइफस्टाइल जो है उसको मॉडिफाई कर ले, तो उसके लिए काफ़ी होगा। उसके बाद हम आते हैं एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर की तरफ। तो एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर को हमने जो है वो 3 बेसिक स्टेजेस में डिवाइड किया है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड सीवियर हाइपरटेंशन। स्टेज 1 इज़ इक्वल टू और मोर देन 140/90, राइट। यानी नॉर्मल से जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो स्टेज 1 है। स्टेज 1 की जो रेंज है वो 149 से 99 तक है, राइट। यानी स्टेज 2 हम तब कहेंगे जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ मोर देन 160 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ मोर देन 100 mmHg, राइट। एज़ यू नो कि ब्लड प्रेशर चेक करना जो है वो एक क्लिनिकल मेथड है, और इसमें एरर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैटर कर रहे होते हैं कि पेशेंट इस वक्त कैसी कंडीशन में है, किसी स्ट्रेस में है, मेंटल स्ट्रेस में है, या फिज़िकल स्ट्रेस के बाद प्रेजेंट हुए आपके पास। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो ब्लड प्रेशर की जो ऑब्वियस रीडिंग्स हैं उनको चेंज कर सकती हैं। या आपने एक कॉमन कंडीशन सुनी होगी जिसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। वाइट कोट हाइपरटेंशन से मुराद ये है कि पेशेंट जब क्लिनिक में आता है इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर या कोई भी चेक करने वाला जो ब्लड प्रेशर है, तो उसके सामने एनजाइटी की वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो राइज़ कर जाता है, और वो रीडिंग जो है वो हमें मिसलीडिंग हो सकती हैं, और हो सकता है कि हम पेशेंट को ज़्यादा अग्रेसिवली ट्रीट कर दें। तो इस एरर को करेक्ट करने का एक तरीका है, वो ये है कि हम पेशेंट को ये एडवाइस कर सकते हैं कि आप अपना ब्लड प्रेशर घर में चेक करें और उसका एक रिकॉर्ड बनाएं फॉर अ वीक, और उसके बाद हमें जो है वो चेक करा दें। तो हम उसकी एवरेज वैल्यू देख लेंगे कि उस पूरे वीक में जो उसने ब्लड प्रेशर चेक किया है उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, और उसकी एवरेज वैल्यू को ही हम एक्चुअल ब्लड प्रेशर काउंट करेंगे, राइट। इसमें आपने पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपने दिन के किसी भी एक हिस्से में या दिन में 2 दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करना है। उस टाइम में आप जो है वो रिलैक्स हों, और आपने कोई चाय या कॉफ़ी ना पी हो, आपने कोई एक्सरसाइज ना की हो, आप मेंटल स्ट्रेस में ना हो। मतलब दिन के जिस हिस्से में आप रिलैक्स होंगे उस हिस्से में आपने जो है वो ब्लड प्रेशर चेक करना है, और उसका एक रिकॉर्ड बनाना है पूरे 1 हफ़्ते का, और उसके बाद आपने हमें दिखाना है, राइट। तो इसमें आप अगर नोट करें
तो रीडिंग का थोड़ा सा फ़र्क है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो कट ऑफ है वो 135 है और डायस्टोलिक का कट ऑफ इज़ 85, राइट, फॉर स्टेज 1। और इसी तरह स्टेज 2 में जो कट ऑफ वैल्यू है फॉर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 150 है और डायस्टोलिक की 95 है, यहाँ पे 100 थी। डायस्टोलिक में 5 का डिफरेंस है और सिस्टोलिक में यहाँ पे 5 का डिफरेंस है और यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। तो ये बात ज़रा नोट करने की है कि अगर आप पेशेंट को घर में मॉनिटरिंग का बोलते हैं तो उसके बाद फिर आपने इस पैरामीटर पे पेशेंट को जज करना है, राइट। इसको हम डोमिसिलरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बोलते हैं, राइट। पेशेंट को आप एडवाइज़ कर सकते हैं कि आप किसी दूसरे घर वाले से चेक करवा सकते हैं या आप जो है वो डिजिटल मॉनिटरिंग वाला कोई ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स ले लें और उससे आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। मार्केट में बहुत सारी डिवाइसेस आपको मिल जाएंगी जो डिजिटल हैं और ब्लड प्रेशर चेक करती हैं। और यहाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो डिवाइस यहाँ पे लगती है दैट इज़ नॉट फॉर ब्लड प्रेशर। कुछ डिवाइसेस मार्केट में आपको ऐसी भी मिलेंगी जो यहाँ पे फिट इन हो जाती हैं और वो क्लेम करते हैं कि हम ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो रीडिंग जो है वो ठीक नहीं होती। जो डिवाइस एटलीस्ट यहाँ पे फिट होगी वो आपको सही रीडिंग देगी ब्लड प्रेशर की। फिर भी जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं उनमें एरर होता है, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा कि पेशेंट के पास जो डिवाइस है उसमें कितना एरर है। तो ये भी आपने पेशेंट को बताना है और उस एरर को जो है वो एक्चुअल रीडिंग से माइनस करना है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है उसको हम सीवियर हाइपरटेंशन बोलते हैं और उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर शुड बी मोर देन 180 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर शुड बी मोर देन 110। तो यहाँ पे आप देखें तो मैंने और लिखा हुआ है। और का मतलब ये है कि आइसोलेटेड या तो ये रीडिंग ज़्यादा हो या आइसोलेटेड ये रीडिंग ज़्यादा हो, इन दोनों में से कोई भी रीडिंग ज़्यादा हो सिस्टोलिक की या डायस्टोलिक की, तो हम उसको सीवियर हाइपरटेंशन में क्लासीफाई करेंगे, राइट। उसके बाद है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। नंबर 1 बीपी रीडिंग और नंबर 2 एंड ऑर्गन डैमेज, राइट। इसकी जो रीडिंग है वो मोर देन 200 इज़ सिस्टोलिक एंड मोर देन 130 इज़ डायस्टोलिक, राइट। और साथ में हमें एंड ऑर्गन डैमेज का कोई एविडेंस मिलना चाहिए। एंड ऑर्गन डैमेज जो है वो यूजुअली हमें या तो आई में मिल सकता है या किडनी में मिल सकता है या ब्रेन में मिल सकता है। और क्लिनिकली हम इसको कैसे असेस करेंगे, अगर आई में एंड ऑर्गन डैमेज आ रहा है तो आपको रेटिनल हेमरेज मिल सकता है एंडोस्कोपी पे या आपको पैपिलोडीमा मिलेगा, राइट। और इसी तरह अगर किडनीज़ में डैमेज है तो आपको हीमाटूरिया मिल सकता है, पेशेंट कंप्लेन कर सकता है, या आपको प्रोटीन यूरिया मिलेगा इन यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, या डिपस्टिक पे भी मिल सकता है, राइट। और अगर ब्रेन में डैमेज है तो आपको सेरेब्रल एडीमा मिलेगा। सेरेब्रल एडीमा को क्लिनिकली आप चेक कर सकते हैं पैपिलोडीमा से, या पेशेंट को साइन सिम्टम हो सकते हैं, पेशेंट को फिट्स हो सकते हैं, पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो सकता है, पेशेंट इरिटेबल हो सकता है, सीवियर हेडेक हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। ये कुछ क्लूज़ हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं कि पेशेंट को इस वक्त सेरेब्रल एडीमा है, राइट। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन है ब्लड प्रेशर की ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, जिसमें हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज़ प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड नंबर 2 इज़ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन का दूसरा नाम एसेंशियल हाइपरटेंशन है और ये 90 to 95% ऑफ द पेशेंट्स में होती है। और इसमें हमें कोई ऑब्वियस रीज़न नहीं मिलती सिवाय इसके कि उसकी जेनेटिक्स में प्रॉब्लम होगा या फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी फॉर ब्लड प्रेशर, या उसका लाइफस्टाइल ऐसा होगा कि वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा, या वो हैवी स्मोकर होगा, या वो ओबीज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिलकर प्राइमरी हाइपरटेंशन की कॉज हो सकती हैं, राइट। इसकी परसेंटेज 90% है, ये नोट करने की बात है। और इसी तरह सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो 5 to 10% ऑफ द टोटल पेशेंट्स होगा और उसमें जो कॉमन कॉजेज़ हैं वो रीनल हो सकती हैं या एंडोक्राइनल हो सकती हैं। इन कॉजेज़ के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। चैप्स डू, राइट। इसमें C फॉर कुशिंग्स है, H फॉर हाइपरथायराइडिज्म और हाइपर पैराथायराइडिज्म और हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, राइट। ये सारी चीज़ें मिलकर H बनाएंगी। और A फॉर एओर्टा, एओर्टा की कोआर्क्टेशन। व्हेनेवर देयर इज कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा तो आपको रेडियल या रेडियो फेमरल डिले मिलेगा क्लिनिकली। और इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो एंजियोग्राफी है, CT एंजियोग्राफी और MRA, राइट। तो इससे आपको आइडिया हो सकता है कि पेशेंट को
एओर्टा की कोआक्टेशन है, तो ये भी एक कॉज है फॉर सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसी तरह पी स्टैंड फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा, एस स्टैंड फॉर स्टीनोसिस ऑफ रीनल आर्टरी, राइट। सेकेंडरी हाइपरटेंशन की जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो रीनल होगी, या तो वो रीनल आर्टरी से रिलेटेड हो सकती है या वो रीनल पैरेन्काइमा से रिलेटेड हो सकती है, जिसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, और वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम या नेफ्रिटिक सिंड्रोम किसी भी फॉर्म में जो है वो पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। या किडनी की कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज़ है जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है और किडनी डैमेज हो रहा है, दैट कैन लीड टू सेकेंडरी हाइपरटेंशन, राइट। उसके बाद डी स्टैंड फॉर ड्रग्स, और ड्रग्स में एनसेट्स जो सबसे ज़्यादा नोटोरियस हैं, और उसके बाद ओसीपीज़ यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या कोई भी हो सकती हैं। उसके बाद स्टीरॉइड्स, क्रोनिक यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स कैन लीड टू सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और उसके बाद माओ इनहिबिटर्स यानी मोनो एमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ये एक पार्किंसन की ड्रग है और इसकी एग्जांपल है सिलेजिलिन। तो ये वाली जो सारी ड्रग्स हैं ये भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन कर सकती हैं। उसके बाद ओ स्टैंड फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो ये थी एक बेसिक वीडियो के हाइपरटेंशन क्या होती है और व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन, और इसको हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।